हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान एस में आपका स्वागत है। सो दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज एंड दिस इज लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में हम डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर करंट अफेयर्स करेंगे। दिस सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। हर साल हम ये सीरीज लॉन्च करते हैं और हर साल इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस बार हमने बहुत पहले स्टार्ट कर दिए जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट इसके अंदर मिले, राइट। ये तो करंट अफेयर्स की तो आपको टेंशन छोड़ देनी है, ठीक है, बिकॉज करंट अफेयर सारा मैं आपको डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करवाने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। जो दूसरी टेंशन है आपको स्टैटिक पोर्शन की प्लस सी सेट की, उसके लिए भी हमने एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करा है आपको। एक सिलेक्शन बैच, इसका नाम ही द सिलेक्शन बैच है, ठीक है, जिसके अंदर प्रीलिम्स फोकस होकर हम स्पेशलाइज्ड बैच इसके अंदर बनाएंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, अगर आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर चुके हैं, ठीक है, मान लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ चुके हैं या आपने एक बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे दिया है, तो दिस बैच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, राइट, उन लोगों के लिए दिक्कत होगी, राइट। पहली बार पढ़ रहे हैं मतलब जिन्होंने जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट ही कर रहे हैं उनके लिए बैच नहीं है, ठीक है। जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर भी चुके हैं या फिर कर रहे हैं कहीं पर, राइट, या फिर एक दो बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे गए, उनके लिए ये बैच इंपॉर्टेंट है, राइट। द सिलेक्शन बैच, जिसके अंदर हम डेली आपसे 50 एमसीक्यूज यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे क्लास के अंदर। इस एक क्लास से जो कि 2 से ढाई घंटे की होगी, इससे आपकी बहुत सारा एप्टीट्यूड डेवलप होगा। आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का एप्टीट्यूड डेवलप होगा। प्लस आप देखेंगे 50 क्वेश्चंस डेली के सॉल्व करवा रहे हैं तो हम 8000 प्लस क्वेश्चंस का टारगेट लेकर चल रहे हैं, राइट। इसके अंदर आपको इसके थ्रू आपको टॉपिक भी इसके अंदर अंडरस्टैंड करवा दिया जाएगा। बहुत सारा टॉपिक के अंदर की इन्फॉर्मेशन जो होगी वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज यहाँ पे कराए जाएंगे। देखिए बच्चों, दिस इज द बेस्ट वे टू क्रैक द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। कई बार हमने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्रैक कराया और इसके अंदर यही अप्रोच हमने अपनाई है, राइट। जिसके अंदर एक बार हम पढ़ लिए, उसके बाद 50 क्वेश्चन डेली के हम सॉल्व करते थे, राइट। इसी तरह से आपको मैं करवाऊंगा सॉल्व, ठीक है, जो 2 से ढाई घंटे का ये क्लास रहेगा। डेली 50 क्वेश्चन, फिर मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा जो आपको सॉल्व करने होंगे, राइट। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो मेहनत कर सकते हैं, जो प्रीलिम्स के अंदर सक्सेस होना चाहते हैं, राइट। उन्हीं के लिए बैच है, मेहनती बच्चों के लिए बैच है, राइट। कंप्लीट कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स थ्रू द एमसीक्यूज विल बी देयर, राइट। सारा करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के थ्रू आप यहाँ पर कवर करेंगे, राइट। स्पेशल क्लास फॉर सीसेट एग्जामिनेशन, स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर द सीसेट एग्जामिनेशन, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर मेमोराइजिंग फैक्ट्स, और 5 मंथ का रिग्रेस प्रैक्टिस हमको इसके अंदर करना है। बच्चों, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेते हो उससे कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। टेस्ट सीरीज में कोई डेडिकेशन से आप उसको फॉलो नहीं कर पाते, कोई मोटिवेशन नहीं होता, बस इंस्टीट्यूट के मजे हो जाते हैं, इंस्टीट्यूट की बल्ले बल्ले हो जाती है, बिकॉज वो वहां से पैसे कमा लेते हैं। इसके बाद आपका कोई गाइडेंस आपको प्रोवाइड नहीं करी जाती, बस आप टेस्ट दो और अपने आप ही इवेल्युएट करो, अपने आप ही सब कुछ करो। पर यहाँ पर हम आपको एक तरह से टेस्ट सीरीज के प्राइस के अंदर हम ये सब चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस बैच विल कॉस्ट यू 19,500, ये हमने इसकी फीस रखी है, राइट। और इसके अंदर आप ये नंबर डायल कर सकते हैं 8788248734। इसमें कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई विल प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन कैसे ये बैच चलेगा, राइट। अब इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाला है, ठीक है, 15 ऑफ सितंबर को ऑफिशियल, 15 ऑफ ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसका हम कर देंगे। इसके बाद इस बैच के रजिस्ट्रेशन अभी भी स्टार्ट है, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। इस बैच के अंदर 30 स्टूडेंट्स विल बी देयर, ठीक है। 30 स्टूडेंट्स का ये बैच होगा। इतने में हमारा 30 स्टूडेंट्स का बैच जो होगा, ठीक है, इसके अंदर हम पूरा का पूरा उनके साथ मेहनत कर सकते हैं। हर एक को पर्सनलाइज कोचिंग दी जाएगी, ठीक है। और मेरे अलावा भी इसमें एजुकेटर्स होंगे जो कि आपको यहाँ पर गाइड करेंगे, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल बैच, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, पहला टॉपिक हमारा पढ़ते हैं, ब्लू एनडीसी। एनडीसी का मतलब क्या होता है? नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चैलेंज, ब्लू एनडीसी चैलेंज क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। देखिए भैया, इसका बेसिक समझो। सबसे पहले एनडीसी का मतलब समझो, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है वो अपन इसके अंदर समझ रहे हैं। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है? देखो, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, एक पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 के अंदर, जिसके अंदर ये डिसाइड करा गया कि सभी कंट्रीज अपने अपने हिसाब से, किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, बिकॉज क्योटो प्रोटोकॉल फेल हो चुका था, ठीक है। लोग बाग उसके अंदर से बाहर निकलने लग गए थे बिकॉज वो बाइंडिंग एग्रीमेंट था। यहाँ पर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर ये कहा कि सब कंट्रीज अपने हिसाब से वॉलेंटरी ये डिसाइड कर लो कि आपको कितना कंट्रीब्यूशन करना है, कितना कंट्रीब्यूट करना है आपको क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए। और ये नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस आप लिख कर हमें दे दो, राइट। इस तरह से इसके अंदर बोला गया पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के। तो सबको वॉलेंट्री है, कोई बॉन्डिंग एग्रीमेंट नहीं है, पर वॉलेंट्री है कि आप लोग अपना अपना टारगेट यहाँ पर बता दो। जैसे भारत ने इसके अंदर क्या करा, भारत ने इसके अंदर इस तरह का टारगेट बताया था, राइट, कि इमिशन इंटेंसिटी का रिडक्शन हम कर लेंगे 2015 के अंदर, कि ये वाला टारगेट बनाया था 2015 में। देखो, फर्स्ट एनडीसी हमने ये बनाया था 33 से 35% फ्रॉम 2005 लेवल, राइट।
इतना हम इमिशन रिडक्शन कर लेंगे 2030 तक। फिर हमने ये कहा था 40% हम शेयर जो होगा हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल वाला होगा, ठीक है, मतलब हम सोलर एनर्जी इनसे प्रोड्यूस करेंगे, राइट, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी, इन सबसे प्रोड्यूस करेंगे। फिर हमने ये कहा था कि कार्बन सिंक हम 2.5 से 3 बिलियन टन का कार्बन सिंक, एडिशनल कार्बन सिंक एफोरेस्टेशन, पेड़ लगाकर हम इसके अंदर करेंगे, राइट। तो ये था हमारा 2015 का। इसके 5 साल बाद फिर हमने रिवाइज करा, अपडेट कर दिया है, और अपडेटेड ये है, ये आपको याद रखना है, ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है। सर अभी क्यों बता रहा हूं आप नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, बिकॉज न्यूज के अंदर अभी यही आया है, ठीक है, ब्लू एनडीसी चैलेंज। ब्लू एनडीसी चैलेंज क्या है, ब्लू का मतलब क्या है, अब एनडीसी तो आप समझ गए, ब्लू का मतलब क्या है, पहले न्यूज समझ लेते हैं। फ्रांस और ब्राजील ने कहा है कि एक हम इंटरनेशनल इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन भी हम यहां पर लेकर आने वाले हैं, ठीक है। यूएनएफ ट्रिपल सी को हम क्या कहेंगे, अभी जो नेक्स्ट मीट होगी यूएन ट्रिपल सी की, COP30, उसके अंदर में उसको कहेंगे, कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, 30 वाली जो होगी उसके अंदर यूएनएफ ट्रिपल सी को कहेंगे कि हे यूएनएफ ट्रिपल सी, आप नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के अंदर ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन चैलेंज भी यहाँ पर लगाओ। अब ब्लू का मतलब क्या है, ब्लू का मतलब ये है कि कोई भी कंट्री अपना नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस दे, एनडीसीज दे, तो उसके अंदर ओशन के रेस्पेक्ट में भी सोचें, बिकॉज ओशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओशन। कैसे करता है ये भी हम आपको समझाएंगे, पर यहां पर क्या कर रहे हैं, इसके में सेकेंड, यहां पर क्या कह रहे हैं देखिए, इट अर्जेस कंट्री टू एम्बेड ओशन सेंट्रिक एक्शंस। ओशन सेंट्रिक एक्शंस अपने नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस के अंदर क्या करें, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के अंदर डालें, इस तरह से करें। ओशन फोकस्ड क्लाइमेट एक्शंस यहां पर डालें। COP30 के अंदर, यूएनएफ ट्रिपल सी की जो COP30 है, ठीक है, जो होने वाली है ब्राजील के अंदर, बेलम ब्राजील में, उसके अंदर, जिससे कि एक माहौल बन सके, माहौल बना रहे हैं जिससे कि ओशन ओशन नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन भी हो, ओशनिक डायमेंशन और ओशनिक सेंट्रिक क्लाइमेट चेंज एक्शंस भी यहाँ पर करें, बिकॉज ओशन प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लाइमेट चेंज। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, पहले ये समझो, द इनिशिएटिव सपोर्टेड बाय द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लाइक ओशन कंजर्वेंसी। उन्होंने कहा वाह बढ़िया, क्या बढ़िया, इन्होंने तुमने आइडिया सोचा कि ओशन सेंट्रिक एनडीसीज भी होने चाहिए कॉन्सेप्ट, राइट। ओशन एंड द क्लाइमेट प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन, ओशन रेजिलेंस और WWF ब्राजील, ये सब क्या है, ये सब उन्होंने इसकी तारीफ करी है, अप्रिशिएट करा है, राइट। अब देखो ओशन का क्लाइमेट चेंज के अंदर क्या सिग्निफिकेंस है, दैट इज इंपॉर्टेंट। भैया देखो CO2 जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज अ वेरी डेंजरस गैस, ठीक है। व्हाई इट इज डेंजरस सर, इट इज डेंजरस बिकॉज ये बहुत सारा, आप देखो, ग्लोबल वार्मिंग करती है, राइट, ठीक है। तो क्या करें, ओशन जो होते हैं दैट वेरी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिससे कि CO2 का कंसेंट्रेशन जो एटमॉस्फेयर में कम हो। कैसे सर, ये सिंक कर लेते हैं, बहुत सारी CO2 को खा जाएंगे, ठीक है, इनके अंदर बहुत सारी CO2 रहती है। समझ में आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली अगर वर्ल्ड के अंदर 100 CO2 है, तो 25 CO2, मतलब 25% ऑफ CO2 इज देयर इन द व्हाट, इन द ओशंस। ओशंस के अंदर 25% ऑफ CO2 है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर देखो, ओशन इज ए सिंक ऑफ CO2, तो इससे ओशन एक कंट्रीब्यूट कर रहा है क्लाइमेट चेंज को रोकने, इन रिडक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ओशन जो है बहुत सारी हीट जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। तो अप्रोक्सीमेटली 90% जो है हीट जनरेटेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज आर अब्जॉर्ब्ड बाय द ओशन। अगर ओशन नहीं होगा तो ये जो बची कुची CO2 है, जो 25% CO2 जो ओशन के अंदर सिंक हो जाती है, वो बाहर आ जाएगी, और उससे फिर ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा होगी। अगर आप यहाँ पर देखें, अगर ओशन नहीं होगा तो ये 90% ऑफ एक्सेस हीट विल बी देयर इन द एटमॉस्फेयर, दैट विल क्रिएट अगेन वार्मिंग, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे देखो, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के अंदर ओशन प्ले वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल। फिर ब्लू कार्बन इकोसिस्टम, ब्लू कार्बन इकोसिस्टम मतलब कि ओशन, देखो यहाँ पर देखो, जैसे ओशन है, यहाँ पर लैंड है, तो ये बीच का एरिया जो होता है ना, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज एस्चुरी। एस्चुरी, ये वेटलैंड कहलाता है। ये मैनग्रूव्स भी यहाँ पे पैदा होते हैं, वेटरेन्स भी, और साल्ट मार्सेस यहाँ पे होते हैं। यहाँ पर बहुत सारा कार्बन एक तरह से इकट्ठा रहता है, स्टोर रहता है बहुत सारा कार्बन, राइट। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ओशन ही नहीं होगा तो ये वेटलैंड्स भी नहीं होंगे, एस्चुरीज भी नहीं होगी, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, राइट। इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी अगर हम देखें, ये जो एस्चुरीज है, ठीक है, यहाँ पर एस्चुरीज जो होते हैं, ये जो जोन है जिसके अंदर लैंड और ओशन जिसके अंदर मिल रहे हैं, राइट, ये वाला जोन जो है, इसके अंदर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, क्योंकि यहाँ के भी जीव जंतु रहते हैं और यहाँ के भी जीव जंतु रहते हैं। तो इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर इस तरह से इसके अंदर समझ सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये अपना ब्लू एनडीसी चैलेंज जो है दैट इज कंप्लीटेड, राइट।
सेकंड जो है हमारा दैट इज नोन एज व्हाट, ताइवान स्ट्रेट। अब ताइवान स्ट्रेट अभी क्यों न्यूज के अंदर है, बिकॉज बहुत सारे चाइना के मिलिट्री एयरक्राफ्ट यहाँ पर देखे गए ताइवान के अंदर, और ताइवान जो है वो घबरा सा गया, वो बोला कि भाई मेरे यहाँ पर बहुत सारे क्या है चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट यहाँ पर आते हैं, मुझे बचा ही लो, राइट, इस तरह से। जस्ट गिव मी अ मिनट, एक सेकंड दीजिएगा, देख लो एक बार रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। कल जैसे प्रॉब्लम आ गई थी। ताइवान डिटेक्टेड 50 चाइनीज मिलिट्री, है ना, तो ताइवान इस तरह से बोल रहा है कि अब ताइवान स्टेट क्या है यहाँ पर अपन देखते हैं। देखो ये ताइवान स्टेट है, ये चाइना है बच्चों, ठीक है, द चाइना द ड्रैगन, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये ताइवान है, दिस इज ताइवान। चलिए आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज ताइवान, ठीक है, और ये ताइवान, ये आइलैंड जो है ना दैट इज नोन एज ताइवान, और दिस इज नोन एज चाइना, और उसको अपन रिपब्लिक ऑफ चाइना भी बोल सकते हैं, ठीक है, सॉरी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को पीआरसी भी बोलते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये भी चाइना ही कहलाता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। अब क्या हुआ ये अपन इसके अंदर समझेंगे, राइट। तो ये देखो ताइवान स्ट्रेट जो है दैट इज बिटवीन द चाइना एंड द ताइवान, ताइवान और चाइना के बीच में है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे दिस इज ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी, ठीक है, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के बीच में जो स्टेट है दैट इज नोन एज ताइवान स्टेट। अभी यहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर देखने को मिले चाइना के, जिससे कि ताइवान घबरा सा गया बेचारा। ताइवान स्टेट को ये भी बोला जाता है फॉर्मोसा, मोसा स्टेट, फॉर्मोसा स्टेट, या फिर ताइहाई, ताइहाई स्टेट भी इसको बोला जाता है, कोई भी नाम ले लो, ताइहाई स्टेट, फॉर्मोसा स्टेट, या फिर ताइवान स्टेट, वन एंड द सेम थिंग। तो यहाँ पर देखो ताइवान स्टेट आल्सो नोन एज फॉर्मोसा स्टेट और ताइहाई स्टेट, ठीक है, सेपरेट्स मेनलैंड चाइना फ्रॉम द आइलैंड ऑफ द ताइवान, ताइवान के आइलैंड से इसको सेपरेट करता है। इट कनेक्ट साउथ चाइना सी टू द ईस्ट चाइना सी एंड सर्व एज ए वाइटल शिपिंग लेन। द स्टेट इज अप्रोक्सीमेटली 180 किलोमीटर वाइड एट इट्स नैरोएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो ये इसके नैरोएस्ट पॉइंट पे अगर हम देखें, ठीक है, जो नैरोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये वाला या फिर कोई भी होगा नैरोएस्ट पॉइंट, वो 180 किलोमीटर वाइड ही है सिर्फ, ये है ना, ज्यादा वाइड नहीं है, ठीक है, 180 किलोमीटर वाइड ज्यादा नहीं होता, राइट। अब चलो हम इसको समझते हैं कि चाइना का क्या प्रॉब्लम है भाई इसके साथ, ताइवान के साथ, और क्यों चाइना इसको कहता है कि ये मेरा इंटीग्रल पार्ट है, ये अपन इसके अंदर समझते हैं, ठीक है। तो चाहते हैं हम हिस्ट्री ऑफ चाइना के अंदर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ताइवान अपन समझ रहे हैं, 1912 के साल में जाते हैं हम। 1912 में चाइना के अंदर एक डायनेस्टी रूल करती थी 1912 तक, राइट। डायनेस्टी का नाम था क्वांग डायनेस्टी, राइट, क्वांग डायनेस्टी इसके अंदर रूल करती थी। अब क्वांग डायनेस्टी जो है दैट इज वेरी, आप कहेंगे कि बहुत ही खराब डायनेस्टी थी और डिक्टेटर थी, डिक्टेटर, ठीक है। तो डिक्टेटर थी, और ये जो थी ये क्या करती थी, ये एक तरह से लोगों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करती है। लोगों ने एक इसके खिलाफ रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया, दैट रिवोल्ट इज नोन एज जिनहाई, जिनहाई रिवोल्यूशन, याद रखिएगा जिनहाई रिवोल्यूशन। और जिनहाई रिवोल्यूशन में क्या हुआ कि लोगों ने क्या करा, इस क्वांग डायनेस्टी के खिलाफ एक तरह से आपका अपना मोर्चा खोल दिया, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसको हटाकर 1912 में इसको हटाकर जिनाई रिवोल्यूशन के कारण क्यूमिंगतांग एक गवर्नमेंट बनी, दैट इज रिपब्लिक गवर्नमेंट। रिपब्लिक गवर्नमेंट मतलब दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट। तो यहाँ पर देखो 1912 के अंदर जिनाई रिवोल्यूशन में डायनेस्टिक रूल जो था वाज रिप्लेस बाय द रिपब्लिक गवर्नमेंट एंड क्यूमिंगतांग गवर्नमेंट वाज फॉर्म, क्यूमिंगतांग गवर्नमेंट यहाँ पर फॉर्म हो गई थी, राइट। अब क्या हुआ थोड़े दिनों बाद, ये भी केएमटी गवर्नमेंट है ना, ये भी बड़ी ऑटोक्रेटिक हो गई, ठीक है। तो इसके खिलाफ भी लोगों ने क्या करा, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया कि भाई एक को हटाया दूसरा आकर बैठ गया यहाँ, तो ठीक है, और ये भी डिक्टेटर है। तो 1927 के अंदर एक सिविल रिवॉल्ट यहाँ पर भी स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और उसके अंदर के एम टी गवर्नमेंट के वर्सेस में जो होगा दैट इज व्हाट, दैट इज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। ये जो होगा, ठीक है, सीपीसी, सॉरी सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वो उसके अगेंस्ट में खड़ी हो जाएगी। और माओ जिदांग इस कम्युनिस्ट पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का लीडर था, माओ जिदांग, राइट। और ये क्या करेंगे 1927 के अंदर, ये केएमटी के खिलाफ सिविल वॉर कर देंगे, सिविल रिवोल्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो 1927 के अंदर सिविल रिवोल्ट स्टार्टेड अगेंस्ट द क्यूमिंगतांग गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी के द्वारा
जो कि 1949 के अंदर खत्म होता है। और 1949 के अंदर ऑफिशियली आप देखेंगे चाइना के अंदर सिविल वॉर ऑफ होता है और यहाँ पे पीपल्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो होती है वो अपनी गवर्नमेंट बना लेती है ना। अब क्या करते हैं ये जो लोग होते हैं, ठीक है, ये जो क्यूमिंगतांग के गवर्नमेंट के लोग थे ना, क्यूमिंगतांग के गवर्नमेंट के लोग थे, वो भागकर यहाँ पर ताइवान के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे सारे, राइट। और ताइवान में अपनी क्या करेगी, एक गवर्नमेंट ये फॉर्म कर लेंगे। ताइवान में ये गवर्नमेंट इस तरह से फॉर्म कर लेंगे। अब ताइवान में गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है क्यूमिंगतांग वालों की, और यहाँ पे पीपल्स रिपब्लिक और यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की गवर्नमेंट, राइट। तो अब चाइना का ये कहना है कि ये वाला हमारा जो चाइना है दैट इज नोन एज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये वाला जो चाइना है ना ये भी हमारा इंटीग्रल पार्ट है। ये जो ताइवान है वो भी चाइना का इंटीग्रल पार्ट है और इसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये कहानी सबको समझ में आ गई, इतनी समझने की जरूरत है बस आपको। दिस इज नोन एज ताइवान इज नोन एज रिपब्लिक ऑफ चाइना, है ना, विद रेस्पेक्ट टू द चाइना कहता है ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, और ये ताइवान जो है ना वो भी रिपब्लिक ऑफ चाइना है। और वन डे और अनदर वी विल टेक इट बैक, ये हमारा ही पार्ट है और हम इसको एक बार ले लेंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। आज नहीं तो कल हम इसको ले लेंगे, राइट। तो दैट्स वाई चाइना हमेशा यहाँ पर क्या करता रहता है, यहाँ पर एक तरह से मिलिट्री इंट्रूजन करता रहता है। तो सीपीसी एस्टेब्लिश पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, पीआरसी, वाइल केएमटी लेड गवर्नमेंट रिट्रीटेड टू द आइलैंड ऑफ द ताइवान। आई होप दिस इज क्लियर। अब चाइना इसके अंदर इस तरह से बोलता है कि देखो भाई, सीधी सी बात है, किसी को भी अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन, क्योंकि वो कहता है कि देयर इज ओनली वन चाइना, ठीक है। अब हम वन चाइना पॉलिसी के बारे में बता रहे हैं आपको, वन चाइना पॉलिसी क्या है। तो बोलता है चाइना कि देयर इज ओनली वन चाइना इन दिस वर्ल्ड, दैट इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। दिस ताइवान इज नॉट अ डिफरेंट कंट्री, दिस ताइवान इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। ये रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ऐसा कौन बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है चाइना कि देयर इज ओनली वन चाइना इन दिस वर्ल्ड। तो कोई भी कंट्री है, मान लीजिए कोई भी कंट्री है एक्स वाई जेड, अगर तुम डिप्लोमेटिक रिलेशन रखते हो ताइवान से तो हमसे डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ देना, इस तरह से बोलते हैं। अगर हमसे डिप्लोमेटिक रिलेशन रखने हैं तो आपको इससे कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखोगे, क्योंकि हम दोनों एक ही कंट्री है। वन डे और अनदर, ये ताइवान तो कभी भी हम ले लेंगे, वन डे और अनदर वी विल टेक इट बैक, ये तो हमारा ही पार्ट है, इस तरह से इसके अंदर बोलते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे देखो, वन चाइना पॉलिसी इज डिप्लोमेटिक एक्नॉलेजमेंट ऑफ द चाइनाज policy that there is only one Chinese government. China insisted that the Taiwan is an inalienable part of the China. So any country that wants diplomatic relation with the mainland China must break official diplomatic ties with the Republic of China. Republic of China से official diplomatic ties जो हो गई वो आपको इसके अंदर तोड़ देनी होगी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमने ताइवान की कहानी पढ़ ली, हमने वन चाइना पॉलिसी पढ़ ली, इसके अंदर दोनों पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज हीट डोम। Cities across the southern and the western states in the USA are facing heat waves due to the weather phenomena known as heat dome. Heat dome अभी न्यूज में था, अभी वापस जुलाई के अंदर न्यूज के अंदर ये आया था, ठीक है। तो हीट डोम होता क्या है ये अपन इसके अंदर समझ लेते हैं। हीट डोम देखो ऐसे समझो कि जब भी एयर जो होती है ना, एयर के ऊपर हीट पड़ती है ना, तो वो एयर ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है, ऊपर की तरफ एयर उठती है, बिकॉज एयर लाइट हो जाती है। अगर ज्यादा ही हीट होगी, गर्म होगी एयर, तो एयर ऊपर की तरफ। कैसा हो कि ऊपर जो कुछ ऐसा एक ढक्कन सा लगा दे, हम ढक्कन लगा दे, तो ये एयर ऊपर उठे और यहीं पे कैद कैद हो जाए। तो आप सोच रहे हो यहाँ पर एक तरह से ढक्कन लग गया ऊपर, तो यहीं पर एयर कैद हो गई सारी। तो आप देखोगे इस पोर्शन के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं हो जाएगी कि एयर उठ रही है ऊपर, गर्म एयर को बाहर निकलने की जरूरत नहीं, जगह नहीं मिल रही, और गर्म एयर यहीं पे इकट्ठा होके, और आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इसको गर्म कर देगा। यही फिनोमेना हीट डोम कहलाता है, दिस इज नोन एज हीट डोम, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब यहाँ पर समझो, इट इज अ वेदर फिनोमेना वेयर ए रिज ऑफ हाई प्रेशर गेट स्टक इन द एटमॉस्फेयर। इट ट्रैप्स हॉट एयर दैट एक्सपेंड वर्टिकली इनटू द एटमॉस्फेयर एंड हाई प्रेशर पुशेस इट टुवर्ड द ग्राउंड, ठीक है। और हाई प्रेशर उसको वापस ग्राउंड में कर रहा है। देखो कुछ इस तरह से, ये देखो, ये ऊपर गई, ऊपर करने के कारण यहाँ पे कुछ डब्बा सा लग रहा है। अभी ये डब्बा कैसे बना ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक ढक्कन सा लग रहा है, राइट, जो कि इसको वापस से नीचे भेज रहा है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो जा रही है, राइट। देखो ये ऊपर गई, ऊपर गई, यहाँ पर देखो इसने उसको वापस, ये यहाँ पे ढक्कन बंद है ना, ऊपर ढक्कन बंद है। ढक्कन कैसे बंद है, बिकॉज ऊपर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है, और हाई प्रेशर जहां पर आएगा तो वहां पर एयर जो होगी वो बाहर नहीं जा पाएगी, मतलब एयर यहीं पे इकट्ठी हो जाएगी। फिर एयर जो होगी वो यहीं पे इकट्ठी हो जाएगी, और एयर को फिर इस तरह से फ्लो करती रहेगी बार बार, राइट। गर्म हवा जो है वो बाहर नहीं निकल पा रही, गर्म हवा सिर्फ और सिर्फ एक ढक्कन से में बंद हो जा रही है बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर, राइट।
तो आप देखो विंड यूजुअली फ्रॉम द हाई प्रेशर बट द डॉम स्ट्रेचिंग फार इन द एटमॉस्फेयर, दिस वेदर सिस्टम बिकम ऑलमोस्ट स्टेशनरी, ठीक है। यहाँ पे देखो वार्म एयर राइजेस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सोलर हीटिंग, स्ट्रॉन्ग सोलर हीटिंग के कारण वार्म एयर ऊपर राइज करेगी, राइट। एज द एयर मूव अपवर्ड इट गेट ट्रैप्ड अंडर हाई प्रेशर सिस्टम इन द अपर एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर सिस्टम के अंदर ये बन जाएगी। द हाई प्रेशर सिस्टम कंप्रेसेस द एयर कॉजिंग इट हीट अप फर्दर, वापस से कंप्रेस करेगा और उससे क्या हो जाएगा, और ज्यादा हीट हो जाएगी, और हीट होती है होती है होती है होती है होती है बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी। द हाई प्रेशर एक्ट एज ए लिड preventing hot air from escaping. As the trapped heat continues to circulate, it intensify the temperature in the area. Wind from these high pressure zones push heat towards downwards, ठीक है। और इसके कारण क्या हो जाएगा, इसके कारण रिसाइकलिंग होती रहेगी इसके कारण, और इसके कारण बहुत ज्यादा यहाँ पर हीट जनरेट हो जाएगी, राइट, जिससे कि ये हीट डोम जैसा बन जाएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट इज ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 क्या है, ये अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं। देखो जेंडर में अगर आप देखो तो एक मेल होता है एक फीमेल है, राइट। तो फीमेल का और मेल के बीच में कितना गैप है, ठीक है। फीमेल को कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और मेल को कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ऑब्वियसली पैट्रियार्कल सोसाइटी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, अगर हम देखें तो फीमेल को कम अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी और मेल को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी, राइट। तो यही चीज हमको ग्लोबल जेंडर इंडेक्स बताता है कि कितनी फीमेल को ज्यादा आप देखेंगे कम अपॉर्चुनिटीज मिल रही, कितना गैप है इसके अंदर, ये अपन इसके अंदर देखते हैं, राइट। तो रिसेंटली द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज 90th एडिशन ऑफ द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आइसलैंड ने टॉप करा है, मतलब आइसलैंड के अंदर सबसे कम गैप है, ये जेंडर गैप है, फीमेल और मेल के बीच में अपॉर्चुनिटीज के बीच में सबसे कम इसके अंदर जेंडर गैप है, राइट। और भारत की रैंक अगर हम देखेंगे तो इसमें 131वीं रैंक भारत की है, 131st रैंक भारत की है, राइट। बहुत ही खराब रैंक है। 4 थीमेटिक डायमेंशंस आर देयर, इसके अंदर देखा जाता है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, कितना मेल है और कितने फीमेल के पास है और कितने मेल के पास है, इसके भी अलग अलग क्राइटेरिया रखे जाते हैं, बट आपको वो याद करने की जरूरत नहीं, मैं बता तो आपको दूंगा, बट इतना भी याद नहीं करना होता है। एजुकेशन अटेनमेंट की, एजुकेशन के अंदर मेल का देखा जाता है, फीमेल का देखा जाता है, और फिर उसके बेसिस पे हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये सब चीजें देखते हैं फीमेल के अंदर, फीमेल मेल के रेस्पेक्ट में फीमेल के पास कितनी है, राइट। तो अगर आप देखोगे भारत के अंदर, ये आपको याद करना है, भारत का स्कोर जो है वो 0.644 स्कोर है, ठीक है। जीरो का मतलब क्या होता है, इम्पैरिटी, बहुत ज्यादा इम्पैरिटी है, और 1 का मतलब बहुत कम इम्पैरिटी है। जैसे हम देखेंगे आइसलैंड का 0.96 है ये स्कोर है, तो मतलब जितना ज्यादा स्कोर उतना ज्यादा अच्छी बात है, राइट। तो यहाँ पर देखो ग्लोबल जेंडर गैप के अंदर भारत की 131वीं रैंक है, यहाँ पर देखो ये सारा, राइट। सबके अंदर देखो कितनी भयंकर गलत रैंक है, ठीक है। सिर्फ एजुकेशन अटेनमेंट के अंदर हमारी अच्छी रैंक है, राइट। तो ये इंडेक्सेस होते हैं, अगर आपको देखना है तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज के ये होते हैं, राइट। एजुकेशन अटेनमेंट के ये होंगे, ठीक है। हेल्थ एंड सर्वाइवल के इस तरह से होंगे, और पॉलिटिकल एंगेजमेंट के ये क्राइटेरिया होते हैं। इन क्राइटेरिया के बेसिस पे रैंक निकाली जाती है, राइट। तो भारत के अंदर अगर हम देखें तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के अंदर आप देखोगे लो है बहुत, पैरिटी 29.9% है। एजुकेशन अटेनमेंट के अंदर 97.1% है, यहाँ पर देखो 97.1%, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके अंदर एक तरह से हेल्थ एंड सर्वाइवल के अंदर इंप्रूव कर रहे हैं, बट स्टिल वैली लो ग्लोबल एवरेज, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में भी आप देखोगे तो बहुत लो है इसके अंदर भारत के अंदर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।